नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी जो चैप्टर आपका 7 है उसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक का तत्व। वीडियो नंबर 1 है। देखिए हम लोग तो यहाँ पे दिए हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए आज हम लोग जीरो से हीरो क्लास, यानी इस बैच के हम लोग नाम दिए हैं जीरो टू हीरो बैच। देखिए बहुत सारा लड़का है जिसको इसमें बहुत सारा कठिनाइयां होती है, समझ में ही बातें नहीं आता है, इसलिए मैं शून्य से यानी कि जीरो से स्टार्ट करूंगा। आज ये आप लोगों के लिए बेसिक वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग पूरा इस आवर्त सारणी को अध्ययन हम लोग करेंगे। आवर्त सारणी में होता क्या है, आप लोग क्लास में केवल बने रहिएगा, पूरा वीडियो को मैं समझाऊंगा, यानी कि पूरे क्लास को आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए आप पूरे क्लास को देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो कहीं आपको कठिनाई नहीं होगा। यहां से हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है। देखिए हम लोग हेडिंग लगाए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन आज चालू हम करेंगे एकदम जीरो से, यानी कि शून्य से स्टार्ट करेंगे कि किसी लड़का को कहीं समस्या ना हो। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं आवर्त सारणी, यानी देखिए ये जो हमारा है आवर्त सारणी है। देखिए सबसे पहले आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था। आप लोग हर बात पर फोकस रखिएगा कि जो हम लोग बोलेंगे, जो हम बोल रहे हैं उस पर आप लोग फोकस करिएगा, और हो सके तो आप लोग कॉपी कलम और रखिएगा साथ में, और इस सभी बातों को नोट करते रहिएगा, जिससे आपका हैंड नोट्स बनेगा, जिससे आपको बहुत अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। इसलिए देखिए हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को देखिए सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाया था, और मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी को बनाया तो उन्होंने जो अपना मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया, उस आवर्त सारणी का जो हमारा था मूल लक्षण जो था, यानी कि जो बनाया गया तो किसके आधार पे बनाया गया था, तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान, यानी जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार के आधार पर उसको सजाया था। और अपना क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक आवर्त सारणी बनाया। लेकिन देखिए यह जो हमारा आवर्त सारणी था मेंडलीफ का, वह असफल हुआ। फिर दूसरा जो वैज्ञानिक है, देखिए यह जो आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, इस आवर्त सारणी को हम लोग कहते हैं मूल आवर्त सारणी। यानी कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी अपना परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो सजाए थे और अपने एक आवर्त सारणी बनाया था, उस आवर्त सारणी को हम लोग कहते हैं मूल आवर्त सारणी। लेकिन यह आवर्त सारणी जो था आपका असफल हुआ। ये दूसरा जो वैज्ञानिक था वो सब मोसले। देखिए मोसले ने क्या किया कि इस आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में उन्होंने सजाया। यानी जितने भी हमारे पास तत्व थे, 118 जो तत्व था, उन सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में उन्होंने सजाया, जिससे हमारा एक प्राप्त होता है आवर्त सारणी। और उस आवर्त सारणी को हम लोग कहते हैं मोसले का आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी। यानी कि संशोधित आवर्त सारणी का मतलब आपका हुआ कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, उसी आवर्त सारणी में उसने संशोधित यानी कुछ बदलाव किए, और बदलाव करके उस आवर्त सारणी के सुधार करके उन्होंने एक अपना आवर्त सारणी बनाए, और बनाने के क्रम में उस आवर्त सारणी को हम लोग कहते हैं मोसले का आवर्त सारणी, या उसी को कहते हैं संशोधित आवर्त सारणी। यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा कि सर जब इनका जो मूल आधार था आवर्त सारणी बनाने का, मोसले का परमाणु क्रमांक था, लेकिन यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, तो देखिए आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाए थे उसमें देखिए 3 वैज्ञानिक फिर है, रॉन्ग वर्नर बरी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रॉन्ग वर्नर बरी। और इस आवर्त सारणी को उन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तो सजाए ही थे,
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी इसको सजाया गया था। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का क्लियर होते चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको कैसे सजाया गया था। तो रॉन्ग वर्नर बरी ने इस आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा, जिसमें देखिए हम लोग पहला को कहते हैं एस ब्लॉक, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका है यहां से लेकर, यानी हम देखिए यहाँ पे भी शुरू से आपको बता ही चुके हैं कि आज हम लोग शुरू से इसको अध्ययन करेंगे, यानी जीरो से हीरो हम लोग करेंगे। इसलिए इस बैच के हम नाम दिए कि 0 to हीरो बैच, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी ये चीज समझ में आएगा और जिसको आता है उसको और बेहतर हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा है आवर्त, ये जो आपका है आवर्त 1 है। देखिए आवर्त आपका 1 हो जाएगा तो ये आपका आवर्त 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा और ये आपका 5 होगा, ये 6 होगा, ये आपका 7 होगा। देखिए वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे, वर्ग को अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये वर्ग होगा, यहाँ पे वर्ग जो आपका होगा, यह जो आपका वर्ग होगा 1 होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, 11 और 12 होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये 13 हो जाएगा, ये आपका 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा और 18 होगा। देखिए इस 18 को हम लोग 0 भी कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको 0 भी कह लेंगे, यानी 0 या 18 इसको कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे वर्ग 1 है और यहाँ पे वर्ग 2 है, यानी कहने का आपका मतलब यहाँ पे हुआ कि देखिए वर्ग 1 और 2 को, यानी वर्ग 1 यहाँ है, वर्ग 1 2 है। देखिए हम लोग वर्ग 1 और 2 को कहते हैं एस ब्लॉक। देखिए वर्ग 1 और 2 को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, और देखिए 3 से लेकर 12 तक, यानी कहने का मतलब है कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक, यानी इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व है। और वर्ग 1 से 2 तक के तत्वों को कहते हैं कि एस ब्लॉक का तत्व है। यानी देखिए यहां से लेकर यहां तक के तत्वों को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व, यानी कि ये जो आपका है ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक का जो तत्व होता है उसे हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व लिख देंगे। देखिए 13 से जो हमारा 18 तक होता है इसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, यानी कि वर्ग 13 से 18 तक को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, तो लिखेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक। देखिएगा हम लोग यहाँ तो बात कर लिए कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी, और यहाँ पे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक क्या होता है। लेकिन शुरू से आज हम लोग चर्चा करेंगे एस ब्लॉक होता है तो क्या होता है। देखिए एस ब्लॉक के लिए देखिए हमारा 2 वर्ग होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। और पूरे हम लोग आवर्त सारणी में अगर देंगे वर्गों की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा वर्ग आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ 3 है, यानी अंतिम तक आते हैं तो हम लोगों के पास वर्ग 18 होता है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या होता है, तो कुल वर्गों की संख्या यहाँ से 1 से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कितना होता है, ये 18 होता है, यानी कुल वर्गों की संख्या आपका 18 होता है। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर देखिए आवर्त तब कितना होता है पूरे आवर्त सारणी में, तो देखिएगा यहाँ से 1 से स्टार्ट करिए तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। यानी कि आवर्त सारणी में आपका कुल जो आवर्त होता है वो 7 होता है और कुल जो वर्ग होता है आपका वो 18 होता है। अब लोग का 2 चीज क्लियर हुआ है, कुल आवर्तों की संख्या जो होगा 7 होगा और आवर्त जो होगा आपका 18 होगा। देखिएगा यहाँ पर तो हम फिर से बात करेंगे एस ब्लॉक पर। देखिए एस ब्लॉक पर कुछ याद करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए वर्ग 1 है, ऐसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको याद करने का कुछ तरीका है, उसको बोलेंगे, आप लोग कॉपी और पेन रखेंगे, उसको नोट करिएगा। देखिए इसको हम लोग कहते हैं एच को हे, ए लाई को कहते हैं ली, ए ने कहते हैं ना, यानी हे ली ना, के आर को कहेंगे कर, आरबी के मतलब रब, सी के मतलब कहेंगे इसको
से और एफ आर का मतलब फरियाद, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग हेलिना का रब से फरियाद। आप लोग वर्ग एक के तत्वों को याद करने का जो तरीका है उसको हम लिखेंगे हेलिना कर रब से फरियाद। ठीक है। वर्ग दो जो आपका होता है बीई है, इसको कहेंगे बेटा। एम जे इसको कहेंगे मांगे। यहाँ पे सी ए तो इसको आप लोग कह दीजिएगा कनिया। बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बेटा मांगे कनिया। ए सर का मतलब कहेंगे सुंदर, बी ए का मतलब बाप और आर ए का मतलब राजी। यानी आप लोग कहिए कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यानी वर्ग दो के तत्वों के याद करने का जो आपका तरीका होगा उसको हम लोग कहेंगे कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिए यहाँ पे 3 आ जा रहा है। देखिए 3 में हम लोग याद करें, देखिए यहाँ से याद करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमको 10 बार इसको याद करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोचे क्या है हम कि इसको क्या करेंगे, इसको याद हमको करवाना है। तो याद कराने के लिए देखिए अगर आवर्त देखेंगे तो 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन इससे तो हमको मतलब नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे 1 2 3 पर, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 को याद करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि आवर्त 4। देखिए आवर्त 1 2 3 4, यानी आवर्त यहाँ आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक तरीका लिखते हैं। आप लोग कहिएगा सुनो, इसको एस सी ओ कहेंगे सुनो, टी आई को कहेंगे टीना, भी का मतलब विवाह, सी आर का मतलब कर लो, एम एन का मतलब मुझसे, एफ ई का मतलब फिर, सी ओ का मतलब को, इसका मतलब कहेगा नहीं, इसका मतलब कु, इसका मतलब जान तो जान। यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं कि सुनो टीना विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यानी कि देखिए हम लोग इसको आवर्त 4 को याद करने का जो आपका तरीका होता है उसको आप लोग कहिएगा सुनो टीना विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यहाँ पे आवर्त 5 को हम लोग याद करने का तरीका लिखेंगे। ये जरा नब मोर तक रुक रोहन पंडित आगे कूदे। यानी कहें कि आवर्त 5 को याद करने का तरीका, तो आप लोग कहिएगा कि ये जरा नब मोर तक रुक रोहन पंडित आगे कूदे। आवर्त 6 को देखेंगे तो इसको कहेंगे कि ला हाफ्ता डब्लू रे ओसो इर प्रीति और हम। एक बार फिर से इसको बता रहे हैं हम कि आवर्त 6 को याद करने का तरीका, तो कहिए आप लोग कि ला हाफ्ता डब्लू रे ओसो इर प्रीति और हम। देखिए आपका यहाँ तक 12 तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग 13 पर बात करेंगे कि 13 को कैसे याद करेंगे। तो आप लोग याद करिएगा कि बैगन आलू गाजर इन थैला। इसको 14 को याद करेंगे कहे शिव जी सुने पार्वती। 15 को याद करेंगे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 16 को याद करेंगे कि ओ एस से टीपो, ओ एस से टीपो। यहाँ पे करेंगे फिर कल बाहर आई आंटी। 18 को याद करेंगे हे नेहा अर्जुन को यहाँ पे कहेंगे हे नेहा अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं को कार 0 पर रन आउट। यानी वर्ग 18 के तत्वों को भी हम लोग देख लिए। देखिए याद करने का तरीका हम टोटल को देख लेंगे क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि हमारा एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वह एस ब्लॉक के एलिमेंट होता क्या है। देखिए हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो हमारा वर्ग 1 होता है, आप लोग को फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और जो हम बातें बोलेंगे उसको आप नोट करिएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जगह है नहीं कि हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आप लोग नोट करिएगा। देखिए वर्ग 1 का जो तत्व होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मृदा धातु में क्षारीय धातु होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग 1 के तत्वों को कहते हैं तो क्षारीय धातु कहते हैं, या कभी इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। जो 2 होता है हमारा तत्व इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, 2 के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक का यहाँ पे, यानी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि वर्ग 1 और 2 के तत्व को हम लोग एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। क्या कारण है कि 1 और 2 को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और यहाँ पे 3 से 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं,
और 13 से 18 तक को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक का तत्व। क्या कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए वर्ग आपका 1 है और 2 को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कह रहे हैं। देखिए जब आप किसी तत्व के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय और उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर वह एस उपकोष में भर रहा है तो उस तत्व को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक का तत्व। केवल एक तत्व को आप लोग छोड़ दीजिएगा जिसे हम लोग कहते हैं He, जिसे हम लोग कहते हैं हीलियम, यानी हीलियम को आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाकी जितने भी तत्व होते हैं आपका, ये देखिए अपवाद में आपका होता है। हीलियम को छोड़कर अगर किसी भी तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं और उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर वह एस उपकोष में भर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि एस ब्लॉक का वह एलिमेंट है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि किसी भी यानी कि वर्ग 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। तो आप लोग अब आंसर बता सकते हैं कि वर्ग 1 और 2 के तत्वों को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है, जिसके कारण वर्ग 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग से कोई पूछ सकता है कि बताइए वर्ग 1 और 2 है हमारा, यानी कि एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों है। यानी कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि बताइए एस ब्लॉक में 2 वर्ग क्यों होता है। तो देखिएगा एस हुआ जो हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमारा स्थान बचा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखिए एस जो आपका उपकोष होता है इसमें देखिए आपके पास एक घर यानी कि एक कक्षक होता है और एक कक्षक में देखिए हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एस कक्षक के जो हमारा एस उपकोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, जिसके कारण देखिए हमारा वर्ग यानी कि एस ब्लॉक में हमारा 2 वर्ग होता है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग पी में देखेंगे तो पी में हमारा इस प्रकार देखिए 3 कक्षक होता है, 1 2 3। तो एक में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 3 में आपका 6 भरेगा। तो देखिए यहाँ पे पी ब्लॉक में भी आपका 6 ग्रुप है। तभी हम लोग बात करेंगे देखिए एस पर, उसके बाद हम लोग पी पर जाएंगे। तो देखिए एस ब्लॉक में अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि 2 वर्ग क्यों होता है तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि एस ब्लॉक जो हमारा होता है उसके एस उपकोष में, यानी कि एस ब्लॉक जो हमारा होगा उसके एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण हमारा एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुनिएगा कि एस ब्लॉक में, इसको कहेंगे हम लोग कि एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक के कहिएगा आप लोग कि एस ब्लॉक के एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण हम लोग एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, जिसके कारण एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है। देखिए अगला जो पॉइंट हमारा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिएगा एस ब्लॉक के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे और उसके टोटल एलिमेंट को हम लोग उसी पर देख लेंगे। हाँ इसका भी इस प्रकार से होता है और इसका भी इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए एस ब्लॉक में क्या करिएगा आप लोग, 1-2 एलिमेंट को हम लोग लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और देखेंगे उसमें कि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस उपकोष में भर रहा है और किस तरीके से भर रहा है। तो देखिए एक हम अगर मान लीजिए ले रहे हैं यहाँ पे एक Na को ले रहे हैं एग्जाम्पल, और एक मान लीजिए आप लोगों को ले रहे हैं MgSCA को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये हो गया। इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसका आपका हो जाता है 4s2। यानी देखिए इसका परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है और इसका आपका होता है 11 होता है। तो लिख लेंगे 11। देखिएगा यहाँ पर
ये आपका 1s है, ये पहला कोष आपका होता है, ये आपका दूसरा कोष, ये आपका तीसरा कोष, यानी कि अंतिम उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है। यहाँ पे पहला कोष है, दूसरा है, यहाँ पे देखिए तीसरा है, ये चौथा है, यानी कि इसके अंतिम उपकोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात है, अगर इस प्रकार से देखिएगा, अगर हम लोग इस प्रकार देखिए, एक मान लीजिए परमाणु है, उसका पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, मान लीजिए चौथा कोष है, यानी कि चौथा हमारा पे कक्षक यहाँ पे देखिए, तो सबसे अंतिम और जो हमारा कक्षक है उसको अगर हम लोग एन मान ले रहे हैं, एन अगर उसको मान ले रहे हैं, तो उसके पहले वाला जो कक्षक होगा, मान लीजिए कि आपके पास ही देखिए 4 रुपया है, तो 4 रुपया के पहले वाला कितना रुपया होगा, 3 रुपया होगा, यानी कि 4 रुपया का हम लोग एन मान लिए हैं, इस 4 को हम लोग एन माने हैं, तो इसके पहले वाले को हम लोग n-1 मानेंगे, इसको 1 - 1 n-1 मान लेंगे, इसके बाद वाले को हम लोग n-2 मान लेंगे, ऐसे ही मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतिम जो इसका उपकोष हो रहा है आपका वो चौथा हो रहा है, और चौथा को हम लोग n मान ले रहे हैं। तो देखिएगा इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका 3 है और 4 है, तो इसमें देखिएगा तो इसमें आपका 3 उपकोष हो रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग n मान लेते हैं, यहाँ पे n लिख देंगे, और देखिए एस है तो लिख देंगे यहाँ पे एस लिख देंगे, और इलेक्ट्रॉन देखिए 1 से लेकर 2 तक भरा था, यहाँ पे लिख देंगे 1 से 2, यानी कि देखिए एस ब्लॉक जो हमारा होता है, एस ब्लॉक का अगर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस ब्लॉक का, अगर एस ब्लॉक को देखते हैं समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका होता है देखिए NS 1 से 2 होता है, यानी एस ब्लॉक के लिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये होता है। वैसे ही देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा पी ब्लॉक क्या होता है। तो हम लोग पी ब्लॉक पर अगर बात हम लोग करेंगे कि पी ब्लॉक क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक को, देखेंगे पी ब्लॉक को, देखिएगा यहाँ पे आपका पी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक हम लोग कहते कहाँ से कहाँ तक है कि आवर्त सारणी में देखिए कहाँ से कहाँ तक के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए यह जो आपका वर्ग 13 है और यहाँ पे अंतिम जो आपका 18 है, यानी देखिए सबसे पहला यहाँ से प्रश्न जो आपका बनेगा वह आपका बन रहा है कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक का तत्व। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि वर्ग 13 से 18 तक का जो तत्व होता है उसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक का तत्व। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर गिनेंगे और गिनती करें तो देखिए इस पी ब्लॉक जो आपका है इसमें देखिए 6 वर्ग होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए एक प्रश्न और यहाँ पे आपका बनेगा कि पी ब्लॉक देखिए 13 से 18 तक हम लोग पी ब्लॉक कह रहे हैं, और यहाँ से 13 से 18 तक के तत्वों को पहला प्रश्न आपका बनता है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बनेगा कि 13 से जो हमारा 18 होता है इसमें 6 वर्ग होता है, तो पी ब्लॉक में हमारा 6 वर्ग ही क्यों होता है। तीसरा जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत बार दे चुका है। पूछता है देखिए कि निम्नलिखित में पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इन सभी बातों का आप याद रखेंगे तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी होगा। या सबसे आसान तरीका जो है उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर रखेंगे और इस बात को नोट करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्यों। तो आप लोगों का देखिए जवाब होना चाहिए, जैसे हम लोग एस ब्लॉक को पूछ रहा था कि वर्ग 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक का तत्व कहते थे, तो क्यों इसको एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो हम लोग इसका जवाब दे रहे थे कि वर्ग 1 और 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं और वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका होगा अफबाऊ के अनुसार होगा। तो जब हम लोग वर्ग 1 और 2 के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका अंतिम जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह एस उपकोष में भरता है।
जिसके कारण वर्ग 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 13 और 18 को, यानी कि 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा, यानी कि जवाब आपका होगा कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अफबाऊ के अनुसार, तब होता क्या है कि उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पी उपकोष में भरता है, जिसके कारण हम लोग 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को, यानी कहने का मतलब हुआ कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, यानी कि पी उपकोष में भरना चाहिए उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक जो आपका होता है वह पी ब्लॉक में 6 वर्ग क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि एस जो आपका उपकोष था उसमें एक घर यानी कि एक कक्षक हो रहा था, यानी कि एस उपकोष जो आपका उसमें एक कक्षक है और इसमें देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पी में आपका 3 कक्षक है, तो एक कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 कक्षक में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण पी ब्लॉक में हम लोगों का 6 वर्ग होता है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बता पी ब्लॉक में 6 वर्ग क्यों होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग इसलिए होता है क्योंकि पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, जिसके कारण पी ब्लॉक में 6 वर्ग होता है। 2 क्वेश्चन आपको आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग क्यों होते हैं और 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। देखिए तीसरा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये होता है, ये होता है, लेकिन हमको मुख्य रूप से आपको समझाना है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, यानी कि कैसे हम लोग जानेंगे कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखिएगा हम लोग इसमें से किसी 1-2 तत्वों को उठाएंगे, या इस 6 तत्वों को उठा रहे, इस सीरीज के 6 तत्वों को उठा लेंगे और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और देखेंगे हम लोग कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करने के बाद किस तरह से हम लोग किसी तत्व का यानी कि किसी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है। इसलिए देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग मिटाएंगे और देखेंगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखिए इस आवर्त का टोटल एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं। देखिए पहला जो आपका एलिमेंट यहाँ पर है वो आपका बी है, जिसका परमाणु संख्या आपका 5 होता है और इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 1s2 होगा, 2s2 और आपका हो जाएगा 2p1। देखिए पी उपकोष में भरा इसलिए आप पी उपकोष में भरा इसलिए इसको पी ब्लॉक कहेंगे। कार्बन जो इसका 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p आपका होगा 2 तो लिख लेंगे 2। तो फिर ये भी p में भरा। नाइट्रोजन है आपका, इसका होता है 7 लिखिएगा 1s2 2s2 और यहाँ पे आपका होता है 2p3 यानी कि 7 हो गया। ऑक्सीजन हो गया आपका, लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p आपका 4 होता है तो 4 लिख लेंगे। फ्लोरीन है आपका तो लिखेंगे फ्लोरीन, यानी कि हुआ आपका 1s2 2s2 और 2p यहाँ पे आपका 5 हो गया तो 5 हो गया। यहाँ पे आपका होता है नियोन तो लिखेंगे नियोन 1s2 2s2 और 2p6 तो 6। देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए हैं। आप किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे आपका ठीक इसी प्रकार p ही उपकोष में भरेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कि अब किसी भी ब्लॉक का यानी कि किसी भी अब ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा होगा वो किस प्रकार से निकलेगा, किसी भी तत्व का समान इलेक्ट्रॉन, किसी भी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम आपको बनाए थे कि मान लीजिए एक हमारे पास इस प्रकार से परमाणु है, तो देखिए इसका ये पहला कक्ष हो जा रहा है और दो दो यानी कि दूसरा कक्ष आपका हो गया। ये सब में हूबहू इसी प्रकार से हो रहा है कि पहला कक्ष के लिए बना देंगे, दूसरा कक्ष के लिए यहाँ पे बना दिए, पहला कक्ष दूसरा कक्ष, पहला कक्ष दूसरा कक्ष, पहला और दूसरा। देखिएगा यह इसको अगर हम लोग अंतिम को अगर एन मान ले रहे हैं एन, तो यहाँ पे एन ले लीजिएगा। तो देखिए इसका अंतिम दोनों है एस और पी दोनों, क्योंकि दोनों के लिए एस और पी हमारा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यह जो आपका है, देखिए दो दो दोनों के पास, यानी इसको हम लोग और एन मान लेंगे, इसको और इसको यहाँ पे अगर हम लोग एन मान ले रहे हैं तो एन मान लिए। और देखिए एस, यहाँ पे देखिए एस में यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो, 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 यानी एस में देखिए यानी अंतिम जो इसका एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है इसमें कहीं आपका चेंजिंग नहीं हो रहा, यानी कहीं एक है तो यहाँ पे कभी एक नहीं हुआ, कभी दो नहीं हुआ, यानी हमेशा देखिए लगातार रूप से यहाँ पे देखिए दो दो है। इसलिए कि इसके लिए हम लोग तो एन का प्रयोग कर लिए और एस है तो उसके लिए एस का प्रयोग कर लेंगे। और एस में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन रहा तो दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन लिख लिए। यहाँ तक में आप लोगों को तो कहीं दिक्कत नहीं होता होगा, हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए दो दो है, उसके लिए भी हम लोग एन मान लेंगे, यानी एन मान लिए। अब देखिए यहाँ पी में देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 2 1 यानी कहने का मतलब कि यह 1 से शुरू हो रहा है और 6 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एन और यहाँ पे पी है तो अपना पी लिख लीजिएगा। अब कितना से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 1 से, तो 1 लिख लेंगे और कितना अंतिम है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। यानी कि देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हमारा होता है NH2 और NP1 to 6 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं और उसके बाद देखिए इसको हम लोग समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा उसको यहाँ पे हम दर्शाए हैं। अगर देखिए आप लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकला है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इस प्रकार से नहीं बताया गया होगा कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये सबसे पहले हम लोग करेंगे कि क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास देखिए यहाँ पे बी है, सी है, एन है, ओ है, एफ है, एन है, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। देखिए 21 इसका अंतिम उपकोष कौन है, अंतिम उपकोष देखिए इसका सबका दो दो है। देखिए दो को हम लोग एन मान लेते हैं, यहाँ पे इसके लिए भी एन लिख लिए, इस दो के लिए भी एन लिखे हैं, इसके लिए भी एन लिख लिए हैं। देखिए इस एस में यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, 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 इसलिए एस को एस लिख लिए हैं और दो है तो यहाँ पे दो लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पे दो के लिए एन लिख लिए, पी है तो पी लिख लिए, यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि ऊपर से देखिए बढ़ते आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 1 लिख लिए, सबसे पहले 1 आया है और सबसे अंतिम 6 तो 6 लिख लिए हैं। और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ NH2 NP1 to 6, तो 6 लिख लेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग 3 चीज को क्लियर कर दिया आपको पी ब्लॉक में कि 13 और 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 और 18 तक यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों में 6 वर्ग क्यों होता है और इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वर्ग जो 18 होता है उस वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। इसको आप लोग याद रखिए कि वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। इसको 17 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु, इसको कहते हैं हाइड्रोजन तत्व। इस दोनों को आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसको कैल्कोजन कहते हैं हम लोग, 16 को कैल्कोजन कहते हैं। अभी हम लोग इस पर फिर से अभी चर्चा करेंगे, जिसके कारण अभी इसको छोड़ रहे हैं। इसको 3 को आप लोगों को बता दिए हैं, इधर वाला जो बताना है फिर से अभी चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। अब देखिए हमारे पास आता है डी ब्लॉक। एक आपको देखिए चैप्टर ही है 8, जो चैप्टर 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपका है डी ब्लॉक,
यानी एक चैप्टर ही आपको दिया गया है डी ब्लॉक। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम लोग काफी बारीकी से इसको पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक होता क्या है आपका। ठीक है, डी ब्लॉक में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि वर्ग 3 से लेकर जो 12 तक का तत्व होता है उसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वर्ग 3 से लेकर 12 तक जो हमारा होता है वर्ग, उसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। देखिए, डी ब्लॉक के इस तत्व को हम लोग कह रहे हैं संक्रमण तत्व। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होता है। अभी देखिए, हमारा एफ ब्लॉक यहाँ पे छूटा हुआ है कि एफ ब्लॉक क्या होता है। आप लोग लगता होगा कि एफ ब्लॉक के बारे में सर कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी इसको हम छोड़ दिए हैं। इस पर भी पूरा फुल डिटेल इसको देखेंगे हम लोग कि एफ ब्लॉक होता क्या है। देखिए, यहाँ पे डी ब्लॉक आपको करा है, डी ब्लॉक यहाँ 3 से लेकर वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। कि डी ब्लॉक हमारा SCTI भी सब आ रहा है। देखिए, यहाँ पे YZR आ रहा है, NB आ रहा है, ला हफ्ता LAHF आ रहा है। ये थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक को पढ़ने के लिए कि थोड़ा इन सभी का हम लोग परमाणु क्रमांक को देखेंगे, यानी परमाणु संख्या को देखेंगे। बहुत छोटा सा देखिए चीज है, इसको आप लोग पकड़ लीजिए, टोटल का परमाणु संख्या आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम एफ ब्लॉक को छोड़े थे। यहाँ पे अभी एफ भी नहीं लिखे हैं कि एफ क्या होता है। पहले इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि डी ब्लॉक होता क्या है, उसके बाद हम लोग एफ को देखेंगे कि एफ हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका परमाणु संख्या। देखिए, एक मैजिक नंबर आपका होता है 2 8 8 18 32, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर देखिए यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पर आपका 1 इसका परमाणु संख्या होता है, इसका देखिए आपका 3 होता है, यानी कि देखिए आपका जो होता है मैजिक नंबर 2 8 8 18, यानी कहने का मतलब इस 1 में 2 जोड़ दिए तो 3 आपका हो जाएगा। 3 में देखिए 8, यानी यहाँ पे मैजिक नंबर हम लिख रहे हैं 2 8 8 18, और उसके बाद आपका होता है 32। यहाँ पर देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 18 आप लोग जोड़िएगा तो 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और 37 में फिर हम लोग क्या करेंगे, 18 जोड़ते हैं तो 55 हो जाता है, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो 55, यहाँ पे एक और 18 लिखिएगा, 18 32, यहाँ पे 55 हो जाता है, और 55 में फिर 32 जोड़े तो 5 और 2 आपका हो जाएगा 7, और 5 और 3 जोड़े तो हो जाएगा 8, यानी कि आपका 87 हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे तो ये 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसके सामने देखेंगे, देखिए यहाँ पे याद रहता है, इसका हो जाएगा आपका 2, यानी इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। ये 3 है तो इसका 4 हो जाएगा, 11 है तो इसका कितना हो जाएगा कि 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसके सामने 4 के सामने 5 आता है, यानी इसका 5 6 7, इसका हो जाएगा आपका 8, इसका 9, इसका 10। देखिएगा यहाँ पे आपका है 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 21 22, यहाँ पे देखिए 12 है तो 12 के सामने यहाँ पे आ रहा है तो इसको 13 लिख लेंगे, 14 15 16 17 18, यहाँ पे 20 21 22, इसका होगा 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29, इसका 30, होता है आपका 31 32 33 34 35, आपका होगा 36। यहाँ देखिए 37 है आपका, 37 है 36 37 हो जाएगा 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53, यहाँ पे आपका होगा 54, 55 अगर यहाँ पे आपका हो जाएगा 56, यहाँ पे 57, यहाँ पे आपका 58। यहाँ से देखिए थोड़ा सा चालू होता है, इसीलिए हम इसको ए ब्लॉक को छोड़े थे कि जब हम लोग परमाणु क्रमांक को सजाएंगे उसके बाद इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आपको क्लियर रूप से समझ में आए कि सर आपने यहाँ से कैसे ला दिए। देखिए 57 के बाद आपका आ जाता है 72,
फिर से एक बार मैं कहूंगा 57 के बाद 72, 57 के बाद 72, फिर से बार कह रहा हूं मैं 57 के बाद आपका 72। अब 57 से आप गिनिएगा कि 57 के बाद तो सर होता है 58, 58, 59, 60, 61, 62, यानी कि जाते जाते जाएंगे हम 72 तक। इसके बीच आप देते हैं 14 एलिमेंट होता है। देखिए जो 14 एलिमेंट होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 57 के बाद आपका हो जाता है यहाँ पे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। देखिए भाई साहब यहाँ पे फिर से आपका आ गया 72। अब 72 से देखिए इधर स्टार्ट होता है, यानी कि 73, लिखेंगे यहाँ पे 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। अब यहाँ पे आपका 87, 88, यहाँ पे 89। अब फिर आप यहाँ पे आ गया आपका 90, लेकिन 90 होता नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग इसको छोड़े थे कि फिर से इसको देखेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा क्लियर रूप से कि यहाँ पे 89 के बाद 90 नहीं आता है। यहाँ पे 89 के बाद आपका 90 नहीं आता है, 90 नहीं आता है, यहाँ पे आपका आ जाता है 100। यहाँ पे देखेंगे 100 आपका 3 आ जाता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपका 100, पहले इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे 89 के बाद देखिए 90 नहीं, अगर 90 यहाँ पे आपका आ जाता है 89 से 57 के बाद यहाँ पे देखिए 58 आ रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 98, 89 के बाद, 89 के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है 90, 91, यहाँ पे 92, 93, यहाँ पे छूट गया है 94, 95, 96, 97, 98, 99, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, 101, 102 यानी 103, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 104, और यहाँ पे आपका होगा 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। 118 एलिमेंट को हम लोग इस प्रकार से देख लिए। देखिएगा यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पी यानी डी के साथ थोड़ा सा एफ को भी देखेंगे कि एफ हमारा होता क्या है। देखिए 57 के बाद आपका 72 आ रहा है, 57 के बाद फिर से सुनिए 57 के बाद आपका 72 आ जा रहा है यहाँ पर, यानी कि 57 के बाद जो 14 तत्वों का गैपिंग जो है आपका, यानी जो 14 तत्व छूट जा रहा है उसको हम लोग छोड़ के यहाँ पे लिखे एफ ब्लॉक में, फिर अब लिखेंगे यहाँ पर एफ ब्लॉक, यानी एफ ब्लॉक तो एफ ब्लॉक, यानी 57 के जो बाद आपका 14 तत्व होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। सुनिएगा ध्यान से, उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। उसको हम लोग एफ ब्लॉक क्यों कहेंगे, क्योंकि उसका अंतिम जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एफ उपकोष में भरता है, और वह उपकोष जो होता है 4f होता है, जिसके कारण उसे हम लोग 4f श्रेणी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लेंथेनम के बाद, यानी La का मतलब का लेंथेनम होता है, इस लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व होता है उसको हम लोग 4f यानी 4f उपकोष में रखा जाता है, रखा नहीं जाता है, उसको 4 उपकोष में उसका सभी का इलेक्ट्रॉन भरता है, जिसके कारण उसे हम लोग 4f श्रेणी कहते हैं। और लेंथेनम के बाद इसके लिए जिसके कारण इसे लेंथेनाइड हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग मिटाएंगे एस ब्लॉक का जो, इसे कहेंगे हम लोग लेंथेनाइड इसको कहते हैं, यानी कि लेंथेनाइड, इसको हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं। देखिए पहले हम लोग लेंथेनाइड को ही देखेंगे, इसी को हम लोग 4f श्रेणी भी कहते हैं, 4f श्रेणी। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ लेंथेनम के यानी कि 57 के बाद का जो 14 तत्व है उसे लेंथेनाइड कहा जाता है क्यों,
या 4f श्रेणी कहा जाता है क्यों? मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व होता है उसको हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं क्यों? क्या कारण है कि इसको हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं? पहले हम लोग इसको अब देखेंगे तब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका टूटा हुआ भाग यहाँ पे आ रहा है। यानी लेंथेनम के बाद के 14 को हम लोग लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद जो 14 हमारा तत्व होता है वो लेंथेनम के गुणों से आपस में मिलता जुलता है। यानी लेंथेनम के गुण से वो मिलता जुलता है, जिसके कारण लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं। और 4f श्रेणी या 4f उपकोष में भरता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f उपकोष में भरता है, जिसके कारण इसे हम लोग 4f श्रेणी कहते हैं। दूसरा देखिए, इसको और इस तरीका से कहा जाता है कि 58 से लेकर, यानी परमाणु संख्या 58 को हम लोग कहते हैं सीरियम। यहाँ पे Lu है, इसको कहते हैं ल्यूटीशियम। यानी कह सकते हैं कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, यानी सीरियम का मतलब 58, यानी परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक के जो हमारा तत्व होता है उसको हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं या उसे 4f श्रेणी कहते हैं। या कह सकते हैं कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक का तत्वों को हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं। एक बात आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए दूसरा जो आपका बात है, कह रहे हैं यहाँ पे थोरियम दिया यानी 90 दिया है, यहाँ पे लॉरेंसियम दिया है, यहाँ पे लॉरेंसियम दिया है यानी 103 दिया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ पे लिखा गया है SC यानी सचिन या लक्ष्मण, एक्टिंग यहाँ AC लिखाएगा, यानी एक्टेनम होता है, एक्टेनियम इसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक्टेनियम आपको दिया है, AC दिया है यानी एक्टेनियम। यानी एक्टेनियम को जो बाद के तत्व होता है उसको हम लोग एक्टेनाइड कहते हैं। यानी कि एक्टेनियम के बाद का जो यहाँ से 14 तत्व होता है जो आपके A ब्लॉक में आया है, उस 14 तत्वों को हम लोग एक्टिनाइड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको एक्टिनाइड या इसी को हम लोग कहते हैं 5f श्रेणी, इसे 5f श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए एक्टेनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है? तो आप लोग फिर से वही जवाब दीजिएगा लेंथेनम को जैसे दिए थे कि लेंथेनम के बाद का जो 14 तत्व होता है उसका गुण लेंथेनम से आपस में मिलता जुलता है, जिसके कारण उसे लेंथेनाइड कहते हैं। और यहाँ पे एक्टिनाइड है तो हम लोग कहेंगे कि एक्टिनाइड जो हमारा एक्टेनियम से क्या होता है कि इसके बाद के जो 14 तत्व होता है उसका गुण एक्टेनियम के गुण से आपस में मिलता जुलता है, जिसके कारण उसे हम लोग एक्टिनाइड कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका होगा कि 5f श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 5f उपकोष में भरता है, इसलिए इसको हम लोग 5f श्रेणी कहते हैं। तीसरा यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आप बताइए यहाँ पर कि जो हमारा सीरियम है यह A ब्लॉक का तत्व है और इस A ब्लॉक के तत्वों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ग क्यों होता है? A ब्लॉक के तत्वों में 14 वर्ग क्यों होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा सर यहाँ पर कि A ब्लॉक में 14 वर्ग क्यों होता है। जैसे हम लोग S को दिए थे, P को दिए, F को भी उसी प्रकार देंगे कि F को में 14 वर्ग क्यों होता है। क्योंकि देखिए F जो आपका उपकोष होता है उसमें अधिकतम हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, जिसके कारण F ब्लॉक में आपका 14 वर्ग होता है। आपका यह जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा कि A ब्लॉक में 14 वर्ग क्यों होता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब D पर बात करेंगे कि D क्या है। थोड़ा सा D पर अब हम लोग बात करेंगे, A पर तो चर्चा की है, अब D पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग A पर ही आएंगे। यहाँ पर देखिएगा जो D ब्लॉक हमारा है, इस D ब्लॉक में हम लोग लिखे यहाँ पे संक्रमण तत्व। इस संक्रमण तत्व क्या होता है? दूसरा बात करेंगे D ब्लॉक में 10 वर्ग होता है, तो 10 वर्ग क्यों होता है? तो सबसे पहले जो हम आपको पढ़ा चुके हैं उसी बात को बताएंगे यहाँ पर कि अधिक से अधिक समझ में आएगा कि D ब्लॉक में 10 वर्ग क्यों होता है।
तो आप लोग जानते हैं कि डी जो उपकोष होता है उसमें अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, जिसके कारण डी उपकोष में हमारा 10 वर्ग होता है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण, डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको हम तीसरा नंबर पे देखेंगे। अभी इसका डी ब्लॉक के तत्वों का हम लोग समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा करेंगे। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है। तो देखिएगा हम लोग पहले क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले मिटाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। पहले देखिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम लोगों के पास जगह का कमी होगा, और जगह का कमी होगा तो आप लोगों को लगेगा कि इधर का सर बात इधर लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को कठिनाई हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी मिटा रहे हैं और देखेंगे यहीं पे एक दो एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एस सी यानी एस सी के एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, और एक ऐसे इधर से एलिमेंट उठा ले रहे हैं। एक और मान लीजिए कि सीओ को कर लेने, सीओ को कर लीजिएगा। एक मान लीजिए जेडन को कर रहे तो जेडन को कर लीजिएगा। 3 हो गया। एस सी का परमाणु संख्या 21 होता है, सीओ का आपका होता है 27 और जेडन का 30, तो 30 सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे। इसका करेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d आपका 1 होता है। इसी प्रकार अगर इसको करेंगे हम लोग तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d जो आपका होगा यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। इसका हम लोग करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d जो आपका होगा 10 हो जाएगा। यानी देखिए पहला का यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं तो 1 हो रहा है कि 3d1। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं इसको कि 3d का मतलब हो जाएगा 3d, आप लोग समझ जाएगा। d1 का मतलब 3d1। देखिए डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे देखिए 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां में देखिए यहाँ पे को है तो 7वां में देखिए 7 आ जा रहा है। 10वां में आपका 10 आ जा रहा है। इसका उद्देश्य है, देखिए इसका मतलब आपका हुआ कि इसमें D1 होगा तो इसमें D2 होगा, इसमें आपका D3 होगा, इसमें देखिए आपका D5 होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अबाव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग चर्चा किए होंगे तो आपको बता चुके होंगे। यहाँ पे जो सीआर होता है अस्थायी होने के लिए एस जो होता है उपकोष, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके इसको 4 से 5 कर देता है और इसको अस्थायी करता है। यहाँ पर भी देखिए 5 होता है, यहाँ पे आपका 6 हो जाता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पर भी 10 होता है। देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग वाले शर्त में यहाँ पर 10 होता है और ओवरलैपिंग वाले शर्त में यहाँ पे आपका 5 होता है। इसको अस्थायी बनाने के लिए जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है वो d को अपना एक एक देकर इस नौ को अस्थायी कर देता है। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से इन चीजों पर बात नहीं करना, हम लोग को बात जहाँ करना वहां पे हम लोग बात करेंगे कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए एक परमाणु आपके पास है तो यहाँ पे देखिए पहला कक्ष आपका है, दूसरा कक्ष यहाँ है, तीसरा कक्ष है और देखिए चौथा कक्ष है। लेकिन देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भर कहाँ रहा है। लड़का लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं लोग कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन तो 4 में भर रहा है, किस में भर रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका 3d में भर रहा है। यानी देखिए पहला उपकोष के लिए हम लोग इस प्रकार से एक उपकोष लेंगे, दूसरा के लिए यहाँ पे 2 लेंगे, तीसरा के लिए फिर यहाँ पे 3 ले लेंगे और चौथा है तो चौथा के लिए 4 ले लेंगे। आप लोग को हम बताएं कि सबसे जो अंतिम उपकोष होता है उसको हम लोग n मान रहे हैं, n, यानी इसको अगर n मान लिए तो इसको हम लोग n-1 मान लेंगे, इसको n-2 मान लेंगे, इसको n-3 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो हमारा अंतिम जो 4 है, देखिए 4 के लिए हम लोग यहाँ पे n मान लिए और देखिए इलेक्ट्रॉन भर किस में रहा था, 3d में आपका भर रहा है। देखिए तो 3d के लिए यहाँ पे देखिए 3d के यानी कि ये चौथा है, तीसरा है तो तीसरा के लिए हम लोग लिखेंगे n-1। इसलिए यहाँ पे देखिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे n-1
और देखिए आपका डी है तो यहाँ पे डी है तो डी लिख लेंगे। और देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 1 to 10 तो 10 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए आप फिर से आप लोग अंतिम के लिए आप लोग n लिख रहे हैं, 4 के लिए n लिख लिए हैं तो 3 के लिए वो n-1 लिख रहे हैं। आज देखिए यहाँ पे 3 में ही आपका इलेक्ट्रॉन 3d में ही भर रहा है, तीसरा में भर रहा है तो तीसरा के लिए n-1 लिखेंगे। और d है तो d लिखेंगे, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरता है तो 1 से 10 तक यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद देखिए अंतिम जो आपका है वो चौथा है, तो फिर उसके लिए हम लोग n का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे s है तो s लिख लेंगे। और देखिए इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहाँ पर देखिए 2 भर गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, लेकिन देखिए यहाँ पे आइएगा तो 1 हो जाता है, यानी कि 1 से 2 तक भरता है। यहाँ पर भर तो यहाँ पे 4s में आपका 1 हो जाता है। हमारे पास थोड़ा जगह की कमी नहीं, तो इसका पूरा डिटेल हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे 1 होगा और कैसे आपका 2 हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी मैं समझाना चाहूंगा। क्रोमियम का आपका होता है 24, लेकिन यहाँ पे 4 होना चाहिए लेकिन 5 हो गया। यहाँ पे जो आपका 4s का इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, और इसके पास होना चाहिए 2, यानी इस प्रकार से होता है 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन यह दे देता है, इसको 5 पूरा देता है। इसमें भी देखिए यहाँ पे d जो होता है हमारा 4s2 और 3d यहाँ पे 9 होता है, लेकिन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ पे 10 पूरा देता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे s से देखिए 1 है, यानी 1 भी इलेक्ट्रॉन इस s में रह रहा है 4s में और 2 भी रह रहे हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे लिखेंगे 1 to 2, यानी 1 से लिखेंगे 2 तक, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। आप लोग इसको नोट करेंगे, नहीं आएगा तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। आप लोग को जानते हैं कठिनाई यहाँ से होता है कि सर जी 1 to 2 क्यों लिख रहे हैं, 2 ही आपको लिखना चाहिए। लेकिन सर आप लोग भी यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का इसका मुख्य उद्देश्य है या मुख्य मतलब है कि हम लोग s में 1 भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और s में 2 भी रख सकते हैं, इसलिए हम लोग s में यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक रखे हैं। तो आप इतना को समझ चुके होंगे, इसलिए मैं फिर से इसको मिटाना चाहूंगा और फिर से मिटाकर फिर से जो इसका अगला बात है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिएगा इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा जगह हमारे पास कम है, यानी जगह की कमी है, जिसके कारण हम इसी पे सभी बातों को अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। काफी इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि संक्रमण तत्व होता क्या है। देखिए संक्रमण तत्व का मतलब हमारा होता है कि वह डी ब्लॉक का तत्व है। संक्रमण तत्व का मतलब आपका होता है कि वह जो आपका तत्व है वह आपका तत्व डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए कि हम लोग उसी तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं जिसका डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है। फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग उस तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं जिसका डी उपकोष जो हमारा होता है अपूर्ण भरा होता है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन यह आता होगा कि अपूर्ण भरा क्या होता है। देखिए हम अपूर्ण भरा को अभी बताएंगे कि अपूर्ण भरा क्या होता है, और जिसका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संक्रमण तत्व कहते हैं और नहीं कहते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए आप लोगों को हम अभी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका डी उपकोष होता है उसमें हमारे पास 5 कक्षक इस प्रकार से होते हैं, 1 2 3 4 और 5। देखिए अगर डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह अभी आपका अपूर्ण भरा है। 2 भी अगर है तो आपका अपूर्ण भरा है। अगर आपका 3 भी है तो आपका अपूर्ण भरा है। 4 भी आपका है, इसको हम लोग अपूर्ण भरा है। अगर आपका 5 है तो इसको हम लोग कहते हैं कि अर्ध भरा है। यानी कि देखिए यहाँ तक आपका अपूर्ण भरा है। अगर आपके पास 6 भी है तो यह अपूर्ण भरा है, 7 भी है तो अपूर्ण भरा है, 8 भी है तो अपूर्ण भरा, 9 भी है तो अपूर्ण भरा, और 10 रहेगा तो पूर्ण भरा।
यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं और उसके डी उपकोष में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वह आपका पूर्ण भरा है, और वह जो तत्व आपका है वह संक्रमण तत्व नहीं है। आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, इसमें डी उपकोष में आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए मैं जेडन को इसलिए पकड़ा हूँ क्योंकि जेडन से एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिससे आपको हल करने में काफी आसानी होगा। देखिएगा यहाँ पे 10 आपका इलेक्ट्रॉन जो हो गया डी उपकोष में, तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि पूर्ण भरा है, और अगर 1 से 9 तक है तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपूर्ण भरा है, अपूर्ण भरा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिएगा इसमें कि बताइए एससी को, यानी एससी का मतलब होता है एस्केडियम, परमाणु संख्या आपका होता है 21। यहाँ पे जेडन का मतलब होता है जिंक, परमाणु संख्या 30। पूछता है कि बताइए डी ब्लॉक का 2 तत्व है, एससी यानी एस्केडियम और जेडन मतलब जिंक। एस्केडियम को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं? आप तो पहले कह रहे थे कि डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं, तो अब बताइए कि हम लोग जेडन को क्यों नहीं कहते हैं? तो आप लोगों का जवाब हमारा भाई होना चाहिए यही कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एस्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो एस्केडियम का डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, जिसके कारण एस्केडियम को संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जब जिंक का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जिंक का डी उपकोष पूर्ण भरा होता है, जिसके कारण हम लोग इसे संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्व किसे नहीं कहते हैं। आप लोग याद रखिए कि जो हमारा जेडन होता है सीडी और जी, इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। आप लोगों को फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और खासकर डी ब्लॉक में देखिए इसमें हमारे पास देखिए जगह की काफी कमी है। जगह के कमी होने के कारण मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इन सभी बातों को आप लोग नोट कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक अगला वीडियो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जेडन सीडी और एजी को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। और संक्रमण तत्व किसे कहेंगे तो सीधा आप लोग याद रखिएगा कि 1 to जो 9 हमारा डी उपकोष होता है, डी उपकोष में 1 to 9 जो होगा वह अपूर्ण भरा होगा, और अपूर्ण भरा होगा तो उसे हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे, और यहाँ पे जो पूर्ण भरा होगा उसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको संक्रमण तत्व और इसको संक्रमण तत्व हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप लोग फिर से एक बार अगर इसको देखना चाहते हैं तो देखिएगा कि संक्रमण तत्व जो आपका होता है वह क्या होता है, उसको मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। आप लोग देखिएगा डी ब्लॉक के तत्व जो हमारा एससी है उसको संक्रमण तत्व कह रहे हैं। आप लोग फिर से इसको एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व में जब एस्केडियम को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका डी उपकोष जो होता है अपूर्ण भरा होता है, जिसके कारण इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन इसका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है, जिसके कारण इसे हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए अब ए ब्लॉक पर हम लोग बात करेंगे। देखिए ए ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं कि अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, या इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व है, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, या इसी को हम लोग कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं ये ब्लॉक के तत्वों को। देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होगा, और आप लोग इस वीडियो को काफी से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है।